हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स का 15 वैसे क्वेश्चंस जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। खास तौर से वैसे क्वेश्चंस को यहाँ पे शामिल किया गया है जिसके रिपीट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 ये हमारा एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पर जो हमारा बैच चल रहा है उसके साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। उसके पहले हम एक चीज़ और आपको बता दें कि आप जो है किसी भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, मॉक टेस्ट देना ज़रूरी होता है। उसके पीछे पूछे गए क्वेश्चन से रूबरू होना आवश्यक होता है। तो इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट बुक एप्लीकेशन को, जहाँ पे ढेर सारा टेस्ट आपको मिल जाएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, टीचर का हर एक एग्जाम के लिए ढेर सारा टेस्ट जो है वह आपको टेस्ट बुक एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन से आपका सामना होता रहेगा, जिस तरीके का क्वेश्चन अभी एग्जाम में देखा जा रहा है ना। तो आप इन चीज़ों को यहाँ से कर सकते हैं। इस कोर्स का जो फी आपका लगता है पूरे एक साल का, मतलब इस टेस्ट का पूरे एक साल का जो पास है वह 395 का है। लेकिन इस कोड का अगर आप यूज करते हैं ना, या अपना कोड है वाटिका, इसका उपयोग अगर आप करते हैं तो आपको इसके ऊपर जो है 12% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ बोला है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। हमें क्या चुनना है कि इसमें से गलत कथन कौन सा है। पहला, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। बिल्कुल सही बात है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है? एक है, यह तो सही है। हमें गलत चुनना है कि कौन गलत है। कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या मौजूद नहीं है। भाई सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो आपको पता है कि एक है, उसके बाद 2 3 4 5 6। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो सबसे बड़ा तो नहीं है, अनडिफाइंड है। यानी कि यह बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या मौजूद नहीं है। कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या मौजूद नहीं है, यह बात भी बिल्कुल सही है। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में जब नेचुरल नंबर के साथ हम लोग जीरो को शामिल करते हैं तो यही आपका होल नंबर बन जाता है, यानी कि पूर्ण संख्या बन जाता है। तो अंतिम पूर्ण संख्या आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या शुरू होता है जीरो से। तो 0 1 2 3 3 4 इस तरीके से कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो अंतिम में कौन नंबर आएगा यह चीज़ तो आप नहीं बता सकते हैं। तो यह बात भी सही है। डी में क्या है? शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है। देखिए यही क्या है, यही आपका गलत है। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। यानी प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में यह आपका प्राकृतिक संख्याओं का नेचुरल नंबर का यह आपका फैमिली हो गया, जो कहाँ तक है? अनडिफाइंड है, मतलब इनफाइनाइट तक है। इसी में जब आप जीरो को शामिल कर लेते हैं तो यही क्या बन जाता है? यही आपका पूर्ण संख्या बन जाता है। जबकि यहाँ क्या बोला है? पूर्णांक। तो गलत कौन है? यही वाला गलत है, और जो गलत है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा विकल्प डी है। इनमें से कौन सा असत्य था? तो जो विकल्प डी है वही आपका क्या है? इसमें असत्य है। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या क्या है। यहाँ पे बोला है इनमें से कौन सी 3 और 5 के बीच का एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर हमें खोजना है। इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, इस फॉर्म में जिसको भी हम नहीं लिख सकते वह कहलाता है अपरिमेय संख्या, और जिसको भी इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं वह कहलाता है परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे? रूट के भीतर अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका आप वर्गमूल नहीं कर सकते वह अपरिमेय हो जाएगा। इस प्रकार से अगर कोई नंबर रिपीट कर रहा हो, देख लीजिए 6 7 पॉइंट डॉट डॉट डॉट, कहने का मतलब है कि दशमलव के बाद नंबर आता जाए। आप इसको पी वाई क्यू के रूप में लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि देख लीजिए अगर आप इसको पी वाई क्यू के रूप में लिखना चाहे, अगर दशमलव हटाना चाहे तो कितने अंक के बाद? दशमलव हटाने का रूल क्या कहता है कि एक अंक के बाद दशमलव तो बट्टा में एक पे एक जीरो, 2 अंक के बाद दशमलव, दशमलव हटाएंगे एक पे 2 जीरो होता है। लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं है कि कितना अंक है, तो इसको भी आप पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यह भी क्या हो जाएगा? यह भी आपका अपरिमेय हो जाता है। पाई भी क्या है? पाई भी आपका अपरिमेय है, क्योंकि पाई का मान आपको पता है 3 दशमलव क्या होता है? 3.14, और इसके बाद डॉट डॉट लिखा हुआ रहता है। इस तरीके से पाई का एग्जैक्ट मान यह वाला होता है। 22/7 जो है वो आपका परिमेय संख्या हो जाता है। पाई का मान 22/7 अनुमानित है, एग्जैक्ट मान पाई का यह वाला है ना। इतना मान के हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो यह अनुमानित मान है, जबकि एग्जैक्ट मान पाई का क्या है? 3.14 डॉट डॉट डॉट, जिसको आप पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जिसको भी आप पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह कहलाता है अपरिमेय। हमें क्या बताना है? 3 और 5 के बीच का एक अपरिमेय संख्या बताइए। तो आप एक चीज कर सकते हैं, 3 के लिए √9 लिख सकते हैं। √9 का वैल्यू क्या होता है? √9 का वैल्यू 3 होता है। और 5 के लिए √25 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है ना। 5 के लिए क्या लिख सकते हैं? √25 लिख सकते हैं।
तो 3 यानी √9, 5 यानी √25, तो हमें √9 और √25 के बीच का एक अपरिमेय संख्या चाहिए। तो √9 और √25 के बीच का नंबर बताइए कौन सा होगा? विकल्प सी हो जाएगा। विकल्प सी ऐसा है जो √9 और √25 के बीच का है। हमें बीच का चाहिए, मतलब इससे बड़ा और इससे छोटा। तो दो, इस वाले से बड़ा और इससे छोटा कौन सा ऑप्शन है? केवल विकल्प सी है। तो विकल्प सी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या बोला है। बोला है दो शंकुओं के आधार के व्यास बराबर है, यदि इनके तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? बात यहाँ पे किसका हो रहा है? बात हो रहा है यहाँ पे शंकु का। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr_l। क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ज्यादातर लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है 9:16 करके निकल जाएगा, जबकि वह आंसर आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। बोला है दो शंकुओं के आधार का व्यास बराबर है, इसका मतलब मान लीजिए व्यास बराबर है, इसका मतलब त्रिज्या भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर त्रिज्या हम लेते हैं तो पहला का त्रिज्या अगर हम 1 लेते हैं तो दूसरा का त्रिज्या भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देख लीजिए त्रिज्या बराबर हो गया। आगे इनके तिर्यक ऊंचाई का अनुपात बराबर। तिर्यक ऊंचाई यानी कि सेलेंट हाइट जो है उसका अनुपात क्या है आपका? 3:4 है। हमें क्या बताना है? हमें बताना है उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि एरिया बताइए क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया इसको बोलते हैं। क्या हो जाएगा? πr_l। तो पाई आर के जगह क्या लेंगे? 1, एल के जगह 3, तो पाई गुने 1 गुने 3 कितना हो जाएगा? पाई गुना 3 हो जाएगा। अनुपात पाई, यहाँ देखिए आर 1 है, एल 4 है, तो 1 गुना 4 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, कैंसिल आउट हो गया। इधर क्या बचा आपके पास? 3, और इधर क्या है? इधर आपके पास 4 है। यानी इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का वही अनुपात होगा जो कि क्या है? जो कि इसके तिरछी ऊंचाई का अनुपात है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है 20 प्रेक्षणों का माध्य 22.5 है। माध्य बोले औसत बोले एक ही बात है। आगे बोला है कि एक प्रेक्षण को गलती से 25 के बजाय -25 के रूप में निरूपित करने से, नोट करने से क्या होता है? अच्छा कर लिया गया, तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में देखिए हुआ क्या है कि 20 प्रेक्षणों का यानी 20 नंबर का यहाँ पे माध्य निकाला गया है, औसत निकाला गया है। औसत कैसे निकालते हैं? आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। माध्य भी वैसे ही निकालते हैं, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो जब निकाला गया तो 20 में से 19 डाटा तो सही सही लिया गया, लेकिन जो 20वां डाटा था वह था 25, लेकिन उसके बजाय क्या किया गया? -25 लिया गया। तो हम क्या करेंगे इसमें? ध्यान से समझिएगा। हम क्या करेंगे? जो गलत होगा उसको हटा लेंगे। हटा लेंगे यानी घटा लेंगे। तो गलत क्या है? गलत है -25। तो -25 इसमें से हम हटा लेंगे क्योंकि यह गलत हो गया है। तो जो गलत हो गया उसको हटा लीजिए और सही इसके स्थान पर डाल दीजिए। सही क्या है? 25। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन जनरली ऐसे रहता है कि 7 के बजाय 5 लिख दिया गया। सही नंबर 7 था, लिख दिया 5। तो हम क्या करेंगे? जो गलत नंबर है उसको हटा लेंगे, सही नंबर को ला देंगे, तो योगफल सही हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है कि 25 के बजाय -25 लिखा, तो हम क्या करेंगे? जो गलत डाटा है उसको हटा लेंगे। हटा लेंगे यानी कि घटा लेंगे। तो किसको घटाएंगे? -25 को, और लाएंगे उसके जगह क्या? 25। तो इससे क्या निकल जाएगा? इससे निकल जाएगा सही योगफल। तो सही योगफल माइनस माइनस प्लस, +25 + 25 कितना हो जाएगा? प्लस का आपका यहाँ पे 50 होगा वैल्यू। क्या होगा? +50। अब यह योगफल +50 आया। योगफल में क्या होगा? 50। योगफल, सही योगफल कब निकलेगा? जब हम 50 जोड़ेंगे। अब इसको औसत में कन्वर्ट करिए। औसत कैसे निकलता है? माध्य कैसे निकलता है? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो 50 का चेंजेस जो आ रहा है कितने नंबर पे? 20 नंबर पे। तो 20 से भाग करिएगा, यह औसत में बदल जाएगा। काटिए इसको, 0 से 0 कैंसिल, 5/2 यानी क्या आ रहा है? प्लस का 2.5, यानी जो भी औसत है ना, जो भी माध्य है उसमें प्लस 2.5 आप कर लीजिए। तो पुराना वाला माध्य कितना है? 22.5। इसमें आपको क्या करना है? 2.5 जो है इसमें प्लस करना है। कितना हो जाएगा? 5 5 10 0, हासिल 1, 22 2 24 और 1 25। यानी सही माध्य जो होगा 25 दशमलव क्या हो जाएगा आपका? 25.0 यानी कि 25 हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो हमेशा यही तरीका आप अपनाइएगा कि जो गलत डाटा होगा उसको हटा लेना है, उसके जगह सही वाला को प्लस करना है और साथ में भाग कर देना है जितना नंबर है उससे। अगर वैल्यू प्लस में आता है तो औसत में प्लस कर लीजिएगा, अगर वैल्यू माइनस में आता है तो औसत में माइनस कर लीजिएगा। यही आपका क्या होगा? यही आपका सही औसत हो जाएगा। आगे चलिए, यहाँ देखिए बोला यह गया है कि इस समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इसका मूल ज्ञात करना है, यानी x का जो दो वैल्यू y है ना, y के रूप में, तो y का जो दो वैल्यू निकलेगा उन दोनों वैल्यू को हमें बताना है। इस इक्वेशन को देखिए हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए y² को तो अपने जगह पे आप रहने ही दीजिए, y²।
अच्छा, इस दोनों में से y कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लीजिए, माइनस वाई कॉमन ले लिए। तो जब माइनस वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, √5। और इधर से देख लीजिए, माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस, और y कॉमन ले चुके हैं तो 1 बचेगा। इस दोनों में से y निकाल लिए, क्या निकालिए, माइनस वाई निकालिए, तो दोनों का चिन्ह बदलेगा चूंकि माइनस भी निकाल लिए हैं। और प्लस √5 को अपने जगह पे रहने दीजिए, और इज इक्वल टू 0 है तो 0। क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। जब भी आपको द्विघात समीकरण बनाने के लिए बोला जाए तो द्विघात समीकरण हम लोग कैसे बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण जब भी आपको बनाना होगा तो कुछ इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, लिखते हैं x², यहाँ रहता है माइनस, उसके बाद हम लोग लिखते हैं मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, और इसमें गुणा करते हैं x से, और प्लस यहाँ लिखते हैं हम लोग अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। कहने का यह मतलब है, यहाँ रहता है मूलों का गुणनफल, और माइनस के बाद क्या रहता है, मूलों का योगफल, और इसी में जो भी वेरिएबल अगर x के रूप में है तो x के गुना रहता है, y के रूप में है तो y से गुना रहता है। अब देखिए यहाँ पे y² अपने जगह पे है, यहाँ पे क्या होगा, मूलों का योगफल यानी एक मूल √5 दूसरा मूल 1 हो गया, और यहाँ पे मूलों का गुणनफल होगा तो एक मूल √5 और एक 1 हो जाए। तो आप ऐसा दो नंबर चुनिए जिसको जोड़ने पर √5 + 1 आ जाए, गुना करने पर √5 आ जाए, ऐसा नंबर आपका होगा √5 और 1। तो विकल्प बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या सही आंसर होगा, विकल्प बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। चलिए हमें यह बताना है क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, यह किस तरीके का नंबर है, पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है, अपरिमेय संख्या है, किस प्रकार का यह नंबर है यह हमें बताना है। तो पूर्ण संख्या देख लीजिए, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा, देखिए 0 1 2 इस तरह का जो भी नंबर होगा इनफाइनाइट तक, यह क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। तो ऐसा नंबर तो है नहीं, तो यह पूर्ण संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जिसको हम लोग PYQ के रूप में लिख सकते हैं। तो आप इसको PYQ के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि रूट के भीतर ऐसा नंबर है जिसका आपका वर्गमूल नहीं निकलेगा। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या आपका 1 से शुरू होकर के इस तरह का अगर नंबर दिखे तो यह क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट तक, यह आपका प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो क्या बच गया आपके पास, अपरिमेय संख्या। तो विकल्प डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जब √5 + √7 का होल स्क्वायर करिएगा तो सबसे पहले a² तो √5 का स्क्वायर 5, देखिए a + b का फॉर्म है ना, तो a² √5 का स्क्वायर 5, b² √7 का स्क्वायर 7 + 2ab, तो 2 गुना √5 गुना √7 कितना हो जाएगा, √35। तो यहाँ तो 12 हो गया, 12 + 2 √35 हो गया। जब आप इसको गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि यहाँ तक तो ठीक है नंबर, लेकिन इसके वजह से क्या हो जाएगा, यह पूरा का पूरा एक्सप्रेशन अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, रूट के भीतर वैसा नंबर जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो वह क्या कहलाता है, अपरिमेय नंबर, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। आगे बढ़िए, अगला देखिए क्या है, सोहन और मोहन स्कूल से 3.5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलना शुरू करें तो उन्हें एक दूसरे से 1.5 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा। भाई इन दोनों के बीच में कितना दूरी तय करना है, कितना फासला होना चाहिए, 1.5 किलोमीटर का। ठीक है, और 1.5 किलोमीटर का फासला दोनों मिलकर तय करेगा। तो जब भी दो व्यक्ति मिलकर किसी एक दूरी को तय करें तो या तो हम दोनों के चाल को जोड़ते हैं या घटाते हैं। जोड़ते तब है जब दोनों विपरीत दिशा में चले, और घटाते तब है जब दोनों एक ही दिशा में चले। तो यहाँ देखिए सोहन और मोहन दोनों 3.5 और 4 किलोमीटर की चाल से शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में चले, तो एक दिशा में चल रहा है तो चाल को घटाइए, 3.5 और 4, तो 3.5 और 4 का अंतर कितना का आएगा, 0.5 का। यह आपका हो जाएगा इसके लिए रिलेटिव स्पीड। ठीक है, चलिए सोल्व करिए। पॉइंट यहाँ भी है, पॉइंट यहाँ भी है, कैंसिल, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 5 से काटेंगे, 5 दिया 15 हो गया। बट्टा के नीचे बट्टा में h है, h ऊपर जाएगा, यानी कि 3 आवर आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, विकल्प बी। 3 घंटा में जो है दोनों के बीच में कितना दूरी हो जाएगा, दोनों के बीच में 1.5 किलोमीटर का। वैसे भी देख लीजिए, एक चल रहा है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और दूसरा 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो होगा क्या कि प्रत्येक घंटा यह आधा किलोमीटर ज़्यादा चलेगा, तो प्रत्येक घंटा इसके बीच में आधे किलोमीटर की दूरी बनेगा। प्रत्येक घंटा इसके बीच में आधे किलोमीटर की दूरी, यानी 1 घंटा में आधा किलोमीटर, तो 2 घंटा में 1 किलोमीटर, 3 घंटा में 1.5 किलोमीटर की दूरी बनेगा। यही हमें बताना था कि 1.5 किलोमीटर की दूरी इसके बीच में कब आएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 घंटा। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किसका दशमलव निरूपण शांत यानी कि टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल पहचानने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि जिसके डिनोमिनेटर में, जिसके हर में 2 या 5 मिलेगा वह आपका शांत दशमलव हो जाएगा। तो देखिए इसके नीचे में क्या है, इसके नीचे में 5 है,
इसका वैल्यू जो आएगा वह किस में आएगा, शांत दशमलव में आएगा। ठीक है, 2/5 को काटिए, देखिए कितना हो जाएगा 0.4। बाकी किसी का भी मान जब आप निकालिएगा तो दशमलव के बाद वैल्यू आता चला जाएगा। जैसे देखिए 2 में 3 से भागने लगेगा, पॉइंट डालेंगे तो 20 हो गया, 3 छक्के 18, 2 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, यह कितना बार आएगा, इनफाइनाइट टाइम्स आएगा। इसको भी आप चेक कर सकते हैं, 2 में 7 से भाग करिए, 0 देंगे तो 20, 7 दूना 14, 6 आ जाएगा 60, 7 8 56, 4 आ जाएगा 40, 7 5 35, 5 आ जाएगा 50, 7 7 49, 1 आएगा 10, 7 1 7, 3 आएगा, 7 चौके 28, मतलब यह वैल्यू आपका आता चला जाएगा। तो सिंपल सा पहचान क्या है कि अगर किसी भिन्न के नीचे में, ऊपर में कुछ भी रहे, ठीक है, ऊपर में कोई भी वैल्यू रहे, नीचे में 2 या फिर क्या मिले, 2 या फिर 5 मिले। अच्छा, 2 चाहे कितनी बार भी हो सकता है, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, यानी 2 4 8 16 32, 2 का कोई फॉर्म मिले, फैक्टराइज कर लीजिएगा। नीचे वाले को क्या करना है, तोड़ लेना है। 2 और 5 केवल दिखा तो ठीक है, 2 5 के अलावा दूसरा कोई वैल्यू नीचे में है, इसका मतलब उसका जो मान आएगा वह दशमलव के बाद लगातार आता जाएगा। जैसे देख लीजिए नीचे में 9 है, जब आप इसको सोल्व करिएगा, ऊपर चाहे कोई वैल्यू ले लीजिए 9 के अलावा, इसे नहीं करना चाहिए, ऊपर में कोई वैल्यू ले लीजिए, क्या होगा, इसका जो मान आएगा पॉइंट के बाद रिपीट करता चला जाएगा। यहाँ नीचे में 7 है, इसका जो भी मान आएगा रिपीट करता चला जाएगा। हम आपसे पूछे 7/25 शांत है कि अशांत, देख लीजिए नीचे वाला जो वैल्यू है वह क्या है, 5 है। 25 का मतलब 25 को जब तोड़िएगा तो 2 बार 5 मिलेगा, कहने का मतलब नीचे में 5 है, और नीचे में अगर 5 है तो वह क्या होगा, वह आपका शांत दशमलव हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आगे बढ़िए, अगला देखिए क्या है, यदि किसी न्यून कोण की जया और इसकी कोजया का अनुपात 5:12 है, साइन और कोसाइन का बात बोला है, साइन और कोसाइन, तो देखिए साइन और कोसाइन में रेशियो दिया है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, और बट्टा क्या लिखेंगे, बट्टा कॉस थीटा लिखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ देख लीजिए बोला है जया और कोजया, यानी कि साइन और कोसाइन एंगल का यह रेशियो है, कहने का मतलब साइन करने का मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा में यह रेशियो है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात दे रखा है, यानी कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा का मान दे रखा है, सीधी सीधी बात है ना। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा, तो 5/12 क्या है, साइन और कोसाइन का रेशियो, यानी साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा का मान। तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan थीटा का मान 5/12। अच्छा एक बात बताओ, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब आपका 5 हो गया, आधार आपका कितना हो गया, 12 हो गया। क्या इससे कर्ण नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, 5 12 और 13 का ट्रिपलेट बनता है, तो कर्ण आपका 13 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर पाइथागोरस लगा करके निकाल सकते हैं। तो 5/12 क्या है आपका, tan थीटा का मान, यानी लंब 5 आधार 12, कर्ण कितना हो जाएगा 13। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि जया का मान बताइए, यानी कि साइन थीटा का मान बताइए। तो आप बताइए कि साइन थीटा का मान क्या होगा, सर साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, पी बट्टा क्या होता है, एच होता है। पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू 5 है और एच का वैल्यू 13, तो 5/13 आपका क्वेश्चन का जो है वह सही आंसर हो जाएगा। साइन पूछ ले, कोसाइन पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, tan थीटा का मान पूछ ले, आप बता सकते हैं। जब आपके पास लंब आधार कर्ण तीनों है तो फिर कुछ भी पूछे, एक ही बात है। आगे बढ़िए, अगला है, यदि किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु S से वृत्त पर 2 स्पर्शरेखा SA और SB खींचा गया। देखिए यहाँ पे हमारा एक वृत्त है, बाहरी बिंदु कोई S है, इस बिंदु का नाम क्या दिया है, S दिया है, और यहाँ से 2 स्पर्शरेखा खींचा गया है। जैसे एक स्पर्शरेखा का नाम दिया है SA और दूसरा स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचा गया, इसका नाम SB दिया है। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि किसी बिंदु से वृत्त पर जितना भी स्पर्श रेखा आप खींचिएगा उसका क्या होगा, उसका लंबाई बराबर होगा। इसका मतलब SA बराबर SB, इस दोनों का मान बराबर है, ठीक है। आगे चलिए, अब बोला है SA 12 सेंटीमीटर, अगर SA 12 सेंटीमीटर है तो SB भी क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए, अब बोला है कोण ASB बराबर 60 डिग्री। देखिए ASB बराबर यहाँ पे कितना, यहाँ पे 60 डिग्री है, या कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। अच्छा और देखिए, अगर हम इससे इसको मिला देंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका, इस सर्किल के लिए AB तो जीवा हो जाएगा ना, सर्किल के लिए AB क्या होगा, AB एक जीवा हो जाएगा। वृत्त के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाता है, तो AB जीवा हो गया। आगे बोला है जीवा AB की लंबाई बताइए। अब गौर से एक चीज देखिए कि जो यहाँ पे जीवा बना है ना, यह वाला कोण और यह वाला कोण दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, त्रिभुज में होता क्या है, किसी भी त्रिभुज में अगर हम त्रिभुज की बात करें तो बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो इस त्रिभुज की अगर हम बात करें तो एक कोण 60 डिग्री हो गया, तो बाकी जो दो कोण बचा है उसका योगफल तो 120 डिग्री होगा।
क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो अगर एक 60 है तो बाकी के दो कोण का योग 120 होगा। और यह दोनों कोण, यह वाला कोण और यह वाला कोण बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? यह भुजा बराबर है, तो इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण बराबर होगा। अब 120 को दो भाग में बांटेंगे तो यहाँ भी 60 होगा, यहाँ भी 60 होगा, तो यह 60 और यह पहले से 60। तो जिस त्रिभुज का तीनों कोण जो है बराबर, वह समबाहु त्रिभुज हो गया। तो अगर समबाहु त्रिभुज है तो यह 12, यह 12, तो यह वाला भी क्या होगा? यह वाला भी 12 हो जाएगा। और यही पूछा है कि जीवा ए बी की लंबाई बताइए, तो जीवा ए बी की लंबाई कितना हो जाएगा? जीवा ए बी की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ट्रायंगल के थ्योरी से हम लोग आसानी से इसको सोल्व कर लिए। अगला देखिए, बोला है 85 सेंटीमीटर और 153 सेंटीमीटर। 85 और 153 के मौसा को 85x माइनस 53 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो x का मान बताइए। अच्छा बताइए आप कि 85 और 153 का HCF क्या होगा? महत्तम समापवर्तक 85 और किसका? 153 का। क्या निकालना है? HCF निकालना है। बताइए HCF क्या होगा? सर इसका HCF होगा ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो इसको भी काटे इसको भी काटे। तो 17 इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा, तो 17 हो जाएगा। इस 17 के अलावा और कोई नंबर है जो दोनों को काटेगा? 17 पंचे 85, 17 नवा 153, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, 5 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब दोनों का HCF क्या होगा? 17। ठीक है। अब बोला क्या है कि इन दोनों का जो HCF है उसको किससे दर्शाया गया है? 85x माइनस 153। 85x माइनस 153 जो है यह क्या है? इन दोनों का HCF है, जबकि इन दोनों का HCF कितना है? 17 है। तो इन दोनों का जो HCF है उसको इस रूप में दर्शाया गया है, जबकि HCF इतना है। दोनों HCF ही है इन दोनों का, इसलिए बराबर कर दिए। यहाँ से 85x का मान बताइए क्या होगा? माइनस का 153 इधर आएगा तो प्लस 153, 170 हो जाएगा। 85x गुना में इधर आएगा तो भाग में 85 दूना 170 होगा। x का मान कितना हो गया? 2 हो गया। हमें यही इस क्वेश्चन में बताना था कि x का मान क्या होगा। विकल्प ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल देख लीजिए क्या है। बोला है किसी शहर का मानचित्र 0.05 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के पैमाने के अनुसार बनाया गया है। देखिए, जब भी आपको मानचित्र दिखाया जाएगा ना, तो वहां पे एक चीज बताया जाता है कि मानचित्र में कितनी दूरी जो है, मानचित्र में कितना दूरी कितने वास्तविक दूरी को दर्शाता है। क्योंकि मैप जो बनेगा वह तो छोटा मैप होगा, तो वहां पे उसमें एक लिखा हुआ रहता है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड माप लिखा हुआ रहता है कि मानचित्र में इतनी दूरी का मतलब आपको कितना दूरी समझना है। जैसे मान लीजिए कि अगर पटना से दिल्ली का दूरी है, तो मानचित्र में पटना से दिल्ली की दूरी एग्जैक्ट जितना है उतना तो नहीं दर्शाया जा सकता है, लेकिन एक रेशियो इस तरीके का रहता है और उसका वैल्यू दिया रहता है जिससे आप एग्जैक्ट दूरी जो है मानचित्र से भी निकाल सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे बोला है कि किसी शहर का मानचित्र जो है 0.05 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। 0.05 सेंटीमीटर, गौर से देखिएगा, 0.05 सेंटीमीटर बराबर क्या है? बराबर है 1 किलोमीटर। आगे देखिए, हमें क्या बताना है? यदि किसी देश का क्षेत्रफल, अब यहाँ जो है वर्ग किलोमीटर की बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है? वर्ग किलोमीटर का। 8000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, तो मानचित्र पर उसको कैसे दर्शाया जाएगा? तो वर्ग किलोमीटर है तो इसको वर्ग किलोमीटर के रूप में बदलिए, तो आप दोनों का वर्ग कर लीजिए। तो जब आप इसका वर्ग करिएगा, क्या करेंगे? हम दोनों का वर्ग कर लेंगे, तो इधर भी हम इसका वर्ग करेंगे और साथ में इधर वाले का भी हम वर्ग करेंगे, चूंकि वर्ग किलोमीटर के रूप में दिया हुआ है। तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, किलोमीटर का वर्ग क्या हो जाएगा? किलोमीटर स्क्वायर। इसी को बोलेंगे वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। यहाँ वर्ग करिए, 5 का वर्ग कितना होगा? 25, पहले से 2 अंक के बाद दशमलव, तो अब 4 अंक के बाद दशमलव, चूंकि आप स्क्वायर किए हैं, तो इतना और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इतना वर्ग सेंटीमीटर। अगर 1 वर्ग किलोमीटर है, इसका मतलब कि इतना वर्ग सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल कितना है? 8000 वर्ग किलोमीटर। तो क्षेत्रफल 8000 क्या है? 8000 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल 8000 किलोमीटर स्क्वायर है। आप बताइए कि सेंटीमीटर में यह कितना होगा? ठीक है, 8000 किलोमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर में कितना? तो हम 8000 को अपने जगह रखेंगे और किलोमीटर स्क्वायर का मतलब देखिए 1 किलोमीटर स्क्वायर, और 1 किलोमीटर स्क्वायर का वैल्यू 0.00 क्या है? 0.0025 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो है। सोल्व करिए इसको। सोल्व कैसे करेंगे? अगर पॉइंट यहाँ से हटाते हैं तो बट्टा में 1 पे कितना जीरो हो जाएगा? 4 जीरो होगा, चूंकि 4 अंक के बाद दशमलव। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, यहाँ पे 25 अठे 200, 200 में 10 से भाग करेंगे 20 आ जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर
8000 वर्ग किलोमीटर को मानचित्र में दर्शाया जाएगा कितना से, 20 वर्ग सेंटीमीटर से। अगर मानचित्र में 20 वर्ग सेंटीमीटर की दूरी है तो वास्तविक दूरी आपको कितना समझना है, वास्तविक दूरी आपको 8000 वर्ग किलोमीटर समझना है। अगला, एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह रिपीट बहुत ज़्यादा करता है। एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाला गया और उसके स्थान पर पानी मिलाया गया। इस कंटेनर से फिर से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया, उसके स्थान पर पानी डाला गया और इस प्रक्रिया को एक बार और, यानी 3 बार इस प्रक्रिया को किया गया है। आप बताइए कि कंटेनर में अभी दूध का मात्रा कितना है, 80 लीटर, यानी कंटेनर का क्षमता भी 80 लीटर है और इसमें दूध 80 लीटर है। जब 80 लीटर में से, जैसे यह आपका कंटेनर है, इसमें 80 लीटर दूध है, जब इसमें से 8 लीटर दूध निकालेंगे तो अब दूध कितना बचेगा, 72 लीटर। पहले कितना था, 80 लीटर, तो अब दूध इसमें बचेगा 72 लीटर, पहले कितना था, 80 लीटर। यानी कुल मिश्रण अगर 80 लीटर का है तो इसमें दूध अभी बचेगा कितना, 72। ठीक है, और इस प्रक्रिया को अगर 2 बार किया जाएगा तो इसका पावर 2, 3 बार करेंगे तो पावर 3 कर लीजिए। आइए इसको सोल्व करते हैं। अगर हम काटे इसको 8 से तो 8 नमा 72 और 8 दाएं 80। 9 का क्यूब कितना, 729, क्यूब है तो क्यूब करना पड़ेगा ना, 729, और 10 का क्यूब कितना, 1000। यह क्या दर्शाएगा, 3 बार क्रिया के बाद प्रारंभिक मात्रा इतना और फाइनल मात्रा इतना किसका बचेगा, यानी अगर कुल मिश्रण 1000 लीटर का है तो उसमें दूध बच जाएगा 729 लीटर। हमें बताना है कि अब मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा मौजूद है। तो गौर से देखिएगा, प्रारंभिक मात्रा कितना है दूध का, 80 लीटर है। यहाँ देख लीजिए प्रारंभिक मात्रा कितना दर्शा रहा है, 1000, यानी 80 लीटर जो है वो 1000 यूनिट का मान हो गया। हमें बताना है दूध का अंतिम मात्रा यानी कितना यूनिट का मान, 729 यूनिट का मान, तो 729 से गुना, इसका मान दिया है उससे भाग, इसका मान पूछा है उससे गुना। 1 0 से 1 0 काटिए, बाकी आप गुना कर लीजिए। जब 8 से गुना करिएगा, 9 8 72, 2 हासिल 7, 8 दूना 16, 7 23, 3 हासिल 2, 7 8 56 और 2 58, इतना, और बट्टा में 100, 100 का मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 58.32 लीटर जो है वह किसका मात्रा हो जाएगा, शेष दूध का मात्रा। अगर इसमें पानी का मात्रा पूछा जाए तो 80 लीटर में इतना दूध है, शेष क्या होगा, पानी होगा। 80 लीटर में अब दूध का मात्रा इतना बचा हुआ है, शेष क्या होगा, पानी। या यहाँ से निकाल सकते हैं 1000 में से 729 घटा लीजिए, शेष जो बचेगा वही पानी का मात्रा को दर्शाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। √15 का मान 3.88 है, तो √5/3 का मान बताइए। √15 का मान दिया है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है √5/3 का मान। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, 15 का मान दिया है ना, तो आप 15 के फॉर्म में लिखिए, 5/3, या तो था ही पहले से। आप ऊपर भी 3 से गुना, ऊपर भी कितना से गुना, ऊपर भी 3 से गुना कर लीजिए, नीचे भी 3 से गुना कर लीजिए। ऐसा करने से मान में तो कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों अंतर नहीं आएगा, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। अब 5 गुने 3, ऊपर में क्या होगा, √15, ऊपर में क्या हो जाएगा, √15, और बट्टा यहाँ देखिए 3 गुना 3 9, 9 का वर्गमूल कितना, 3। तो इसको इस रूप में लिख लिए, 5 गुना 3 15, 15 रूट के भीतर रह जाएगा, 3 गुना 3 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। अब √15 का मान आपको दे चुका है, कितना है √15 का मान, 3.88, यह √15 का मान है और इसी में 3 से भाग करना है। 3 से भाग करिए, 3 एकम 3 हो जाएगा, पॉइंट, 3 दूना 6, 2 बचेगा 28, 3 नमा 27, 1 बचेगा 10, 3 तिया 9, 1 बचेगा 10, 3 तिया 9, यानी यह 3 आपका क्या होगा, रिपीट होने लग जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे 3 जो है आपका बार बार आने लग जाएगा। तो इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1.29 रिपीट 3 कर रहा है तो 3 के ऊपर बार लगा दीजिए आप, ठीक है। तो 1.293, 1.293 यह आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। सब में इस तरह से लगा हुआ है, ऑप्शन में छोड़ दिया है, तो आंसर आपके क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प बी, बी है ना, डी है ना, 1.293। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना ही क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आपने देखा, यहाँ जो क्वेश्चंस कराया गया है सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग मैथ्स वाटिका टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से इसका पीडीएफ निकाल लीजिएगा। इसी तरह का वीडियोज़ आगे भी आपका आते रहेगा।